हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं विकास। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है, जिसमें मैंने मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट भी आपको बता दिया है। अब हम इसमें जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, इनकी साक्ष्य क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो भाई हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि जीव जो है जिस तरह से उत्पन्न हुए, साधारण प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, फिर धीरे धीरे उससे जटिल प्रकार के जीवों का विकास होता चला गया। और आज जो जटिल प्रकार के हम जीव जंतु हैं यहां पर धरती में, वो धीरे धीरे इनसे बने हैं विकास के दौरान। तो ये हमने कैसे जाना कि ये विकास हुआ, हमारे पास इसके क्या प्रमाण हैं, ये हमको देखना है। तो इनके प्रमाणों में से जो सबसे मुख्य प्रमाण है वो है जीवाश्म। तरह तरह के जीवों के जीवाश्म हमको मिलते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जो पहले, आज से कुछ साल पहले से लेकर के करोड़ों साल पहले तक के जो जीव जंतु धरती पर पाए जाते थे, उनके मृत शरीर के अवशेष हमको मिलते हैं जमीन में दबे हुए, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्मों से हमको पता चलता है कि किस समय किस प्रकार के जीव इस धरती पे रहे, और उनसे हम एक क्रम अनुसार एक सीक्वेंस तैयार करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि किस किस समय किस किस प्रकार के जीव विकसित हुए हैं। ठीक है, तो जीवाश्म सबसे मुख्य यहाँ पर प्रमाण है। इसके अलावा हमारे शरीर में, दूसरे जीवों के शरीर में कई ऐसी संरचनाएं हैं, जैसे अवशेषी अंग हैं, है ना, या एटाविस्टिक कैरेक्टर हैं, या भ्रौणिकी विकास के जो सबूत हैं। ऐसे बहुत सारे और भी सबूत हैं जो प्रूफ करता है कि विकास हुआ है और पहले से आज के जीव अलग हैं, पहले इस टाइप के जीव नहीं थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के कई प्रमाण हैं। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। तो मैंने अभी शुरू से इस बात को बताया कि प्रमुख जो चीज है वह है जीवाश्म, जिसके रूप में हमको मिलता है। चट्टाने अवसाद या तलछट से बनी होती हैं और भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संदेश देता है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। देखिए, पृथ्वी का जो, धरती का जो मिट्टी वाला पार्ट है पूरा, उसको हम अगर लेयर वाइज देखें, स्तर वाइज देखें, तो इसमें आपको ऊपर से अंदर तक बहुत सारे स्तर दिखाई देंगे, और उन्हीं स्तरों को हम लोग तलछट कहते हैं, उनको हम अलग अलग परत कहते हैं। तो ये परत अलग अलग क्यों दिखे? क्योंकि समय अनुसार ये परत बनते चले गए और कुछ जो है बदलते चले गए। तो अलग अलग परतों का विद्यमान होना अलग अलग समय के विकास की गाथा कहता है, उनकी कहानी कहता है। तो मान लो जो परत हमारे पास हमको मिला, धरती में एक परत मिली मिट्टी की, वो परत मान लो आज से 1 करोड़ साल पहले की परत है, और उस परत के अंदर हमको कुछ जीवों के जीवाश्म मिले। तो ये साबित हो जाता है कि वो 1 करोड़ साल का परत है, पहले का परत है, और उसमें जीव रहे हैं, तो उनके अवशेष मिले, मतलब वो जीव 1 करोड़ साल पहले इस धरती पे थे। अब बात ये आती है कि हम ये कैसे जानते हैं कि वो परत 1 करोड़ साल पुराना है, या उसके अंदर जो जीव है वो 1 करोड़ साल पुराना है? तो इसके लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग मेथड को अपनाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 235, इसको हम लेते हैं चट्टानों की उम्र जानने के लिए, उसकी अर्ध आयु काल से उसके चट्टान की उम्र निकाल लेते हैं। और दूसरा, जो जीव के अवशेष हैं उनकी उम्र जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग, क्योंकि कार्बन 14 है, उसकी अर्ध आयु काल करीब 5500 साल है। तो 10,000, 20,000, 40,000 ऐसे सालों के अंतर को तो हम कार्बन डेटिंग से निकाल सकते हैं। और ज्यादा लंबा समय गुजर चुका है तो कार्बन डेटिंग के अलावा फिर हमको यूरेनियम 235 डेटिंग भी करना पड़ता है। उसकी अर्ध आयु काल से इसकी आयु की गणना हम लोग कर लेते हैं। तो जिस चट्टान के अंदर जो जीव पाया जाता है, उस चट्टान की उम्र का वो जीव मान लिया जाता है, और उसी समय वो पाई जाती थी, ऐसे मान लिया जाता है। ठीक है, भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। यही बात मैंने कहा।
क्यों तलछट जब बना था उसी समय वो मरे, उसमें दब गए और वो रह गए। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं, जैसे चित्र में हम देखेंगे। वे विलुप्त जीवों जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये चित्र देखते हैं, चलिए। इस चित्र में आप देखिए कि ये डायनासोर्स के जमाने का चित्र है। डायनासोर मीसोजोइक एरा में पाए जाते थे, जो आज से करोड़ों साल पहले की आयु है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपको दो प्रकार के डायनासोर दिख रहे हैं। एक है स्टेगोसॉरस और दूसरा है ब्रेकियोसॉरस। दोनों की संरचना में थोड़ा अंतर है, इनका फीडिंग हैबिट भी थोड़ा अंतर था। ये कोई मांसाहारी था, कोई शाकाहारी था। अब इनसे आगे विकसित हुए थे ट्राइसेरेटोपस और ट्राइगोनोसॉरस, ये विकसित हुए। लेकिन इनसे एक अलग ब्रांच भी विकसित हुई, जिसमें ये आर्कियोप्टेरिक्स बनी थी। आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म हमको मिले थे। आपको पता है कि पक्षी और सरीसृपों के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। और क्रोकोडाइलियन, है ना, टेरेनोडॉन। अब इनमें देखिए कि जो जो जीव इसमें से बनते चले गए, सब रेप्टाइल्स हैं, सभी सरीसृप हैं, है ना। इनमें से एक ही ऐसा जीव है जो आज धरती पर जिंदा रूप में मिलता है, वह है क्रोकोडाइलियन। ऐसा इसलिए है, उस समय जो बड़े आकार के ये जो डायनासोर्स बने थे, ये उस समय जो प्राकृतिक आपदाएं आई लगातार, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी वो थी एस्टेरॉयड का धरती पे टकरा जाना। जो खगोल पिंड होता है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो अंतरिक्ष से धरती पे आते हैं और धरती पे टकरा जाते हैं कई बार बड़े आकार का। तो जब ये डायनासोर थे, उस समय एक बहुत बड़े आकार का पत्थर जमीन से आके टकराया था, खगोलीय पिंड एस्टेरॉयड। और उसके कारण से 1000 परमाणु बम इतनी ऊर्जा मुक्त हुई थी, जैसे 1000 परमाणु बम एक साथ फोड़ दिए हो, ऐसा सोचिए। तो धरती में उस समय 90% जो जीवन था वो नष्ट हो गया था, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। अब उस समय जो बचे थे ना, वो बहुत छोटे आकार के जीव बच पाए थे, जो कहीं बिल में घुस गए, कहीं जमीन में दब गए, कहीं पर गुफा में घुस गए। बस छोटे आकार के जीव जंतु ही बचे थे, और बड़े आकार के जीव जंतु अपने आप को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो कहां घुसे रहते, कहां छुपे रहते, क्योंकि उनके छुपने घुसने के लिए कोई जगह होती ही नहीं उतना कि उनको सुरक्षित रख सके, इसलिए वो नहीं बच पाए, ऐसा माना जाता है। अध्ययन बतलाते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं, और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु धरती पर रहे हैं। देखिए, आज से 4-4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, आप जानते हैं। और करीब 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई, और करीब 2 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हो पाई थी। तो पिछले 200 करोड़ साल में पृथ्वी में कितने प्रकार के जीव जंतु बने, कितने प्रकार के नष्ट हो गए, उनमें से कितने जीवित रह गए, कितने बदल गए, ये अनगिनत है। इनमें से जिनके जीवाश्म और कुछ इतिहास हमको मिल जाता है, हम उनके बारे में जान जाते हैं, बाकी हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलेंटोलॉजिकल यानी पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है, जीवाश्मीय प्रमाण। देखिए, पैलेंटोलॉजी जो होता है, यह होता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो इनको ये बहुत सॉलिड प्रमाण है, बहुत सॉलिड प्रूफ है कि ऐसे जीव रहे हैं धरती पे। यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि उनके अवशेष मिलते हैं हमको। क्या तुम्हें याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार होती है? अभी मैंने चर्चा किया था। रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या हैं? इनका सिद्धांत यह है कि सभी जीवों में कुछ न कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल पाया जाता है, एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्वों की एक अर्ध आयुकाल होती है। जैसे कार्बन 14, उसकी अर्ध आयुकाल करीब 5,500 है साल, तो उतने में वो आधी रह जाएगी। फिर अगले 5,500 में और आधी हो जाएगी, अगले 5,500 में और आधी हो जाएगी। हर 5,500 साल में अपनी पुरानी जो मात्रा है उससे आधी रह जाएगी। वैसे यूरेनियम का अर्धायुकाल होता है, थोरियम का अर्धायुकाल होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव केमिकल की अर्धायुकाल होती है। तो मान लो कि कोई जीवित जीव है, जैसे मान लो कि ये पौधा है, ये जीवित है, इसके अंदर मान लो कार्बन 14 की मात्रा मान लो 10 ग्राम है,
100 किलो का पौधा है अगर उसमें 10 ग्राम कार्बन 14 है जीवित पौधे में, लेकिन जैसे ये पौधा मर जाएगा अब इसमें ये मात्रा बरकरार नहीं रहेगी और ये क्षय होना चालू हो जाएगी। तो मान लो 5,500 साल में ये आधा हो जाएगी, ठीक है, और 5,500 साल में इसकी भी आधी हो जाएगी और आधी हो जाएगी। तो मान लो आपको उसी पौधे का एक टुकड़ा जमीन में दबा हुआ मिल गया और उसमें कार्बन 14 की मात्रा मान लो 2.5 ग्राम है, ठीक है, 2.5 ग्राम है, मतलब 10 का पहले 5 और 5 का आधा 2.5 हुआ, मतलब ये 11,000 साल पुराना है, क्योंकि पहले 5,500 साल में वो 10 ग्राम का आधा 5 ग्राम रह गया, फिर अगले 5,500 साल में 5 ग्राम का आधा 2.5 ग्राम रह गया, मतलब 2 बार वो अर्ध आयुकाल से गुजर चुका है और उसकी अर्ध आयुकाल है 5,500 साल। तो 5.5 और 5.5 2 बार गुजर चुका है, यानी कि 11,000 साल पुराना पौधा है, टुकड़ा है। क्योंकि जीवित पौधे में वो 10 ग्राम ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। हाँ, पौधा मर जाएगा तो नया नहीं बन पाएगा उसके अंदर, तो जो पुराना है वो नष्ट होता चला जाएगा, वही आधा और आधा होता चला गया। बस ये इसका सिद्धांत है, अर्ध आयुकाल के द्वारा पौधे की जो है गणना करते हैं उसके उम्र की। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन भी अर्नस्ट हैकेल द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। देखिए, अब पहले आप कशेरुकी जंतु समझिए। कशेरुकी जंतु वे जिनमें कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी। इसमें कौन कौन आते हैं? 5 प्रकार के जीव आते हैं। फिश, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनी, ये 5 जीव आते हैं। अब अगर आप इनके वयस्कों को अलग अलग देखोगे तो मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है और स्तनी है, सब अलग अलग दिखेंगे आपको। लेकिन अगर इनके भ्रूणों को एक साथ लाके रखोगे, शुरुआती स्तर के भ्रूण को, लगभग बराबर साइज के शुरुआती स्तर के भ्रूण को एक जगह रख दीजिए, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन किसका भ्रूण है, वो इतने समान होते हैं। तो भ्रूणों का शुरुआती स्तर पे एक समान होना यह साबित करता है कि ये सभी जीव कहीं न कहीं एक ही प्रकार के पूर्वज से पैदा हुए हैं, क्योंकि भ्रूणों में समानता का यही मतलब है कि शुरुआती स्तर में ये एक जैसे थे, बाद में ये अलग होते चले गए। क्योंकि एक कहावत है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति का पुनरागमन करता है, पुनरावृत्ति करता है। व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति का पुनरागमन करता है, पुनरावृत्ति करता है। कैसे करता है? देखिए क्या होता है। व्यक्ति वृत्ति का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का जीवन, जैसे हमारा है एम्ब्रियो बना, एडल्ट बना, बड़े हुए, बूढ़े होके मर जाएंगे, ये हमारी व्यक्ति वृत्ति, हमारे जीवन की हिस्ट्री। और उसकी जो फाइलोजेनी है, उसकी जो जाति वृत्ति है, जाति वृत्ति मतलब मनुष्य कैसे बना, इससे पहले किस किस प्रकार के जीवों से मनुष्य का विकास हुआ, ये उसकी जाति वृत्ति है। तो व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति को पुनरावृत्त करती है, मतलब हम अपने जीवन काल में उन सभी अवस्थाओं को दर्शाएंगे जिन अवस्थाओं से हमारे पूर्वज बनते हुए आए हैं, उन सभी को हम अपने जीवन काल में दिखाएंगे, विशेषकर एम्ब्रियो में। मतलब हमारे एम्ब्रियो में वो सभी संरचनाएं कभी न कभी बनती हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के पास संरचनाएं थी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हमारे पूर्वज कभी न कभी मछली जैसे एनिमल थे जो जल में रहा करते थे और जल में वो गिल से सांस लेते थे। और आपको पता है कि हमारे भ्रूण में कुछ समय के लिए गिल्स बनते हैं, गिल्स, बाद में वो बंद कर दिए जाते हैं। तो गिल्स बनने का सबूत यह है कि हमारे पूर्वज कभी न कभी पानी में रहा करते हैं। हमारे एम्ब्रियो में पूंछ बनता है एक छोटा सा पहले, तो पूंछ का बनना क्या साबित करता है कि हमारे पूर्वजों में कभी न कभी पूंछ था, ऐसा। इसे कहते हैं कि जाति वृत्ति व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति को पुनरावृत्त करती है, कि हमारा जीवन हमारे पूर्वजों के जीवन काल को रिपीट करता है, ऐसा कहना है। तो एम्ब्रियो को अगर आप देखोगे तो जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स,
इन सभी के एम्ब्रियो में काफी समानताएं दिखती हैं। मतलब हमारे सभी के पूर्वज एक जैसे जंतु थे। उन्हीं से हम बने, उन्हीं से फिश, उन्हीं से रेप्टिलिया, उन्हीं से बर्ड्स, उन्हीं से एम्फीबिया, सब उन्हीं से बने। इसका ये मतलब है। जैसे उदाहरण का मनुष्य सहित सभी कशेरुक जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़े, गलफड़े मतलब गिल्स की श्रृंखला विकसित होती है। अभी मैंने बताया ना कि गिल्स बनते हैं कुछ समय के लिए। गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं। देखिए वयस्क में आप देखोगे तो सिर्फ मछली में ही गिल्स पाए जाते हैं, एडल्ट में हम लोगों में नहीं है, लेकिन हमारे भ्रूण में है। इसका मतलब हमारे पूर्वज भी मछली जैसे निकलते तथा किसी अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। परंतु यह प्रस्ताव कार्ल अंस बेयर द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता। वॉन बेयर ने इस सिद्धांत को थोड़ा सा नकार दिया कि भ्रूण हमारी सभी अवस्थाओं को दिखाता है, सभी अवस्थाओं को नहीं दिखाता, कुछ अवस्थाओं को दिखाता है, ऐसा कहा। अब बात करते हैं तुलनात्मक शरीर विज्ञान शारीरिकी या आकृति विज्ञान आकारिकी आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाता है। देखिए हमारे शरीर की संरचना और दूसरे जंतुओं के शरीर की संरचना, वैसी पौधों में कुछ की संरचना दूसरे पौधों से संरचना, इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो एक समान प्रतीत होती है, उनकी उत्पत्ति, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसी लगती है। और कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनकी आधारभूत संरचना अलग अलग महसूस होती है। हम बात कर रहे हैं समजात और समरूप अंगों की, इनके आधार पर भी हम तुलना करेंगे। तो शरीर की विज्ञान, शरीर विज्ञान शारीरिकी, शारीरिकी क्या होती है हम पढ़े हैं। शारीरिकी का मतलब होता है शरीर के आंतरिक अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, वो शारीरिकी है। और बाह्य संरचना का अध्ययन आकारिकी होता है। तो अलग अलग जीवों के शरीर के आंतरिक और बाह्य आकारों की तुलना करेंगे, संरचनाओं की तुलना करेंगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि हमारे में भी वो चीज है, उनके में भी वो चीज है, तो हमारे पूर्वज एक जैसे रहे होंगे, ऐसा। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वजों के साथ के रिश्तों के रूप में जाना जा सकता है। साझे पूर्वज मतलब हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक रहे होंगे, उन्हीं से वो भी, उन्हीं से हम भी पैदा हुए हैं। तो ऐसा हमारा बीच का रिलेशन बनता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समरूप अंगों की, समजात अंगों की। देखिए समजात अंग क्या है? समजात अंग वे हैं जो आज के डेट में अलग अलग जंतुओं में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर आंतरिक संरचना देखोगे तो उनमें काफी समानता नजर आएगी। इसका मतलब है कि ये जितनी भी संरचनाएं हैं जो आज अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्पत्ति करने वाले पूर्वजों में वो एक जैसा था, वो एक ही था जिससे सभी 4-5 चीजें उत्पन्न हुई है, ऐसा। जैसे उदाहरण आप देखिए, उदाहरण के लिए ब्लू व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी के अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। देखिए हमारे जो अग्रपाद हैं मतलब हाथ, आगे के पैर, आगे के पैर, अग्रपाद मतलब आगे के पैर, और हम आगे के पैरों को हाथ बना लिए हैं। इसमें कौन कौन सी अस्थियां हैं? यहाँ पर ह्यूमरस है, यहाँ पर रेडियस होना, यहाँ कार्पल, यहाँ मेटाकार्पल, यहाँ फेलेंजेस, ऐसी अस्थियां हैं। तो अगर आप व्हेल में देखोगे, व्हेल ऐसे फ्लीपर बना के ऐसे तैरती है ना, फ्लीपर है उसमें, आगे वाले फ्लीपर को आप देखिए, उनके अंदर बोन्स ऐसे ही दिखेंगे। चमगादड़ के पंख, उसके अंदर बोन्स, चीता के अगले पैर और हमारे हाथ, इन सभी के अंदर के जो बोन्स हैं वो ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ये बोन एक जैसे हैं लगभग, थोड़ी बहुत संरचना में अंतर मिलेगी लेकिन लगभग एक जैसे। इसका मतलब ये है
कि हमारे व्हेल, चमगादड़, चीता और हम लोगों में कोई ना कोई समानता है। हमारे पूर्वज कभी न कभी एक जैसे जीव रहे होंगे, जिनसे हम सभी अलग अलग पैदा हुए और अलग अलग होते चले गए। ये समजात अंग कहलाते हैं, जिनकी आंतरिक संरचना एक जैसी लेकिन बाह्य संरचना में अंतर होता है और कार्य अलग अलग करते हैं, वो कहलाते हैं समजात। और इसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलने वाला। ठीक है, इसको अपसारी विकास कहते हैं। अपसारी, ये देखिए अपसारी का मतलब होता है फैलने वाला। मतलब एक जगह से उत्पन्न हुआ, कोई हाथ का काम कर रहे हैं, कोई पैर का काम कर रहे हैं, कोई फ्लिपर का काम कर रहे हैं, पंख का काम कर रहे हैं, फैल गए अलग अलग दिशा में, तो इसे अपसारी कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अलग अलग काम करने के लिए समजात अंग। वे यद्यपि, मतलब कौन कौन? व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद। वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, परंतु उनकी शारीरिकी संरचना समान होती है। जैसे कि प्रगंडिका यानी ह्यूमेरस, प्रकोष्ठिका यानी रेडियस, अंतः प्रकोष्ठिका यानी अल्ना, मणिबंधिका यानी कार्पल और कर्भिका यानी मेटाकार्पल और अंगुलास्थी यानी फेलिंजेस। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंजेस, इनके हिंदी नाम दिया है। प्रगंडिका, प्रकोष्ठिका, अंतः प्रकोष्ठिका, बाह्य प्रकोष्ठिका, बाह्य प्रकोष्ठिका यही है ना, और मणिबंधिका और कर्भिका, ये अलग अलग नाम दिए हैं। और अंगुलास्थी, ये सभी बोन्स एक जैसे हैं। इन सभी में भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण वही संरचना भिन्न रूप ले लेती है। ये अपसारी विकास है, डाइवर्जेंट विकास है, और यह संरचनाएं समजातीय होते हैं। तो इनको, जिसमें समजात, जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं, इस घटना को समजातकता कहते हैं। समजातकता यानी कि समजात अंग, जिनकी उत्पत्ति एक जैसा है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसके अन्य उदाहरण क्या क्या हैं? कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्कों की है। देखिए, हमारा जो हृदय है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें जो कोष्ठ हैं, वो जिनको आलिंद और निलय कहते हैं, सभी में आलिंद और निलय है। ये अलग बात है कि मछली में एक आलिंद एक निलय है, उभयचर और सरीसृपों में 2 आलिंद और 1 निलय है, पक्षियों में और स्तनधारियों में 2 आलिंद और 2 निलय है। लेकिन आलिंद और निलय तो है, सभी में है। वैसी मस्तिष्क को अगर देखें तो मस्तिष्क में जो है प्रमस्तिष्क है, घ्राण पिंड है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मध्य मस्तिष्क है। उनकी बेसिक संरचना एक जैसी है, भले ही कोई छोटा कोई बड़ा है, लेकिन बेसिक संरचना तो एक जैसी है, आधारभूत संरचना तो एक जैसी है। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविलिया और कुकुरबीटा के कांटों एवं प्रतानों में भी समजातता प्रदर्शन दिखता है। देखिए, बोगनविलिया ये एक झाड़ी जैसा पौधा होता है, इसमें कांटे हैं। कुकुरबीटा, कुकुरबीटा लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी है ना, इनके पौधों में जो कांटे होते हैं और प्रतान होते हैं। देखिए, कांटे इसमें, सॉरी एक मिनट, बोगनविलिया में कांटे होते हैं और कुकुरबीटा में प्रतान होता है। प्रतान मतलब टेंड्रिल। तो इसके कांटे और इसके टेंड्रिल, प्रतान मतलब ऐसे स्प्रिंग जैसा होता है, ऐसे स्प्रिंग जैसा बन जाता है ऐसे किसी किसी पौधे में, जैसे मटर के पौधे में भी आप देखेंगे। तो यहां पर 2 चीज समझिए, बोगनविलिया का कांटा और कुकुरबीटा के प्रतान यानी टेंड्रिल, ये दोनों एक ही चीज से बनते हैं, एक ही चीज से बनते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए समजात। अब है समरूप अंग, जिसको तुल्य रूपता भी कहते हैं। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखाती है। विपरीत स्थिति क्या है? देखिए, यहां पर अभी तक आपने पढ़ा समजात अंग का मतलब है उत्पत्ति एक जैसा लेकिन अलग अलग कार्य। इसमें आप पढ़ोगे कि उत्पत्ति अलग अलग लेकिन एक जैसा कार्य। जैसे पक्षी उड़ने के लिए पंख का इस्तेमाल करते हैं और कीड़े मकोड़े भी उड़ने के लिए पंख का इस्तेमाल करते हैं। तो पंख क्या है?
एक जैसा दिखने वाला चीज है, उड़ने के लिए काम करने वाला, एक काम करने वाला पंख। लेकिन उत्पत्ति आप देखिए तो पक्षी के पंख अलग तरीके से उत्पन्न हुए, चमगादड़ के पंख अलग तरीके से उत्पन्न हुए, इंसेक्ट के पंख अलग तरीके से उत्पन्न हुए, लेकिन वो एक जगह आके इकट्ठे हो गए, यहां से यहां से यहां से इकट्ठे हो गए। तो ये अभिसारी विकास है। पहले वाला अपसारी विकास था, एक जगह से उत्पन्न हो गए कई जगह चले गए, मतलब कई अंगों में बढ़ गए, लेकिन अब अलग अलग उत्पन्न होकर एक जगह आ गए उड़ने के लिए। तो ये अभिसारी विकास है जिसमें पंख बना है, दिखने में एक जैसे हैं सभी के पंख, पंख है मतलब पंख है, दिखने में एक जैसा समरूप, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग, उनके आधारभूत संरचना अलग अलग, क्योंकि पक्षियों के पंख की आंतरिक संरचना, कीड़ों के पंख की आंतरिक संरचना, चमगादड़ जो कि स्तनी है उसके पंख की संरचना सब अलग अलग है, लेकिन उड़ने का काम एक जैसा, तो समरूप अंग। तो तिलरूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाती है। पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है। पंख एक जैसे दिखेंगे लेकिन आंतरिक संरचना, उनकी उत्पत्ति बिल्कुल अलग अलग होती है। भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं, इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखों की है। देखिए हमारी आंख और ऑक्टोपस की आंख, ऑक्टोपस आप जानते हैं ना, वो मोलस्क एनिमल है, अष्टभुजा वाला, उसकी आंख और हमारी आंख देखने में एक जैसी दिखेगी, लेकिन उनकी भीतरी संरचना अलग अलग रहेगी। पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्ष यानी फ्लिपर में अनुरूपता है। पेंगुइन एक पक्षी है और डॉल्फिन एक स्तनी है। इन दोनों में तैरने के लिए ऐसे जो फ्लिपर बना हुआ है एक जैसा दिखता है, लेकिन आंतरिक संरचना अलग अलग होती है। कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशिष्टताओं के कारण जीव के समूहों ने समान अनुकूली विशिष्टताओं को चयनित किया, क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे। फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। मैंने कहा ना, अभिसारी मतलब इकट्ठे हो गए, अलग अलग जगह से आके एक जगह इकट्ठे हो, ये अभिसारी है। और अपसारी में एक जगह से उत्पन्न के अलग अलग जगह चले जाना। ठीक इसी प्रकार से समजातता में भी अपसारी विकास पर आधारित है। अभी हमने पढ़ा समरूप अभिसारी, समजात अपसारी। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण शकरकंदी जड़ या मूल का रूपांतर है, तथा आलू जो तने का रूपांतर है। देखिए शकरकंद को उखाड़ोगे तो उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट संग्रहित अवस्था में मिलेगी। आलू को उखाड़ोगे उसके अंदर भी मिलेगी। दोनों मोटे और शुगर से भरपूर रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से। लेकिन वो देखिए कि शकरकंद जो है वो जड़ का रूपांतरण है और आलू जो है वो तने का रूपांतरण है। जड़ और तने का रूपांतरण आप देख लीजिए कैसे है ना, तो अलग अलग रूपांतरण है, लेकिन कार्य एक है, क्या कि वो संग्रहित कर रहे हैं, स्टार्च को संग्रहित कर रहे हैं। ये एक समान है। ये देखिए तो बाउगिनविलिया का कांटा, ठीक है, और ये देखिए कुकुरबिटा के प्रतान, ये इनकी उत्पत्ति एक जैसा है। तो ये समजात अंग है। यहां पर भी सब समजात अंग को दिखाया है, समरूप को नहीं दिखाया। देखिए मानव के हाथ है ना, चीता के पैर है ना, व्हेल के फ्लिपर और चमगादड़ के पंख, इनमें जो बोन्स हैं वो बोन्स एक जैसे हैं। ये समजात अंग है, ठीक है। ठीक, अब ये जो फोटो है ये है पर्यावरण अनुकूलता का उदाहरण। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ा सा पहले लग गया है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूं आपको, ठीक है। ये जो कीड़ा है इसका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया पेपर्ड मॉथ। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे अभी मैं इस फोटो से आपको दिखा देता हूं, फिर हम आगे फिर से बात करेंगे। देखिए ये एक कीड़ा है जो कीट है, इंसेक्ट है, जो दो रंगों में पाया जाता है, एक काले रंग में और एक सफेद रंग में। दोनों की संख्या थी, लेकिन पहले आज से 100-150 साल पहले जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उद्योग नहीं बने थे, उद्योग धंधे नहीं विकसित हुए थे, उस समय प्रदूषण नहीं था,
अब प्रदूषण नहीं था तो काले काले कार्बन जो है वो जमे हुए नहीं थे। उस स्थिति में सब तरफ सफेद टाइप का था, उजला हुआ था, धुला हुआ था। उस समय काले वालों की संख्या कम थी और सफेद वाले ज्यादा थे। कारण यह था कि काले वाले ना दूर से दिख जाते हैं तो उनको उनके शिकारी पकड़ पकड़ के खा लेते हैं, जबकि सफेद वाले उस समय कम दिखते थे, मतलब कम दिखाई देते थे शिकारी को, इसलिए ज्यादा बचे रहते थे, तो इनकी संख्या ज्यादा थी। फिर क्या हुआ? औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण शुरू हुआ तो शुरू में पालूषण बहुत हुआ, क्योंकि उस समय पालूषण रोकने के उपाय नहीं थे। तो सब तरफ काला 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 कार्बन जम गया, लोगों घरों में, छतों में, सब तरफ काला जम गया। तो अब उसका बेनिफिट काले वाले को मिला कि काला अब छुपने लग गया और सफेद दिखने लग गया कालेपन में। तो सफेद वाले को पकड़ पकड़ खाने लगे पक्षी वगैरह दूसरे लोग, तो उनकी संख्या कम हो गई, काले वाले बचे रह गए क्योंकि काले वाले छुपते थे। फिर आगे औद्योगिकरण में आगे का विकास हुआ कि पालूषण को कम करने का प्रयास किया गया। पालूषण कम हुआ और जो पहले का जमा हुआ कालिक था बारिश वारिश में धुलने लगा, तो फिर से सफेदी आने लग गई सब तरफ, तो फिर से सफेद वाले छूटने लग गए और काले वाले दिखने लग गए, तो फिर काले वाले कम हो गए और सफेद वाले बच गए। तो ये वातावरण के परिवर्तन के साथ, स्थितियों के परिवर्तन के साथ किसी जीव जंतु के अनुकूलित होने का उदाहरण है कि जब सफेदपन था तो सफेद वाले ज्यादा थे, काले वाले कम थे, जब कालापन आ गया तो काले वाले ज्यादा हो गए, सफेद वाले कम हो गए, इसी तरह से बदलते चले गए। तो ये मेलानिज्म कहलाता है। ये देखिए, श्वेत पंख और काले पंख वाले सलभ, सलभ क्या है? मॉथ, टेपर्ड मॉथ इसका पूरा नाम है, पिस्टन बेट्यूलेरिया के वृक्ष के तने पर चित्र है, ठीक है। तो काले और सफेद, देखिए कि प्रदूषण रहित स्थान है तो प्रदूषण रहित स्थान में सफेद वाला ज्यादा छुप जाता है, काला वाला ज्यादा दिखता है, और प्रदूषित स्थान में काला वाला छुप जाता है, सफेद वाला दिखता है। ये फोटो थोड़ा एकदम सही नहीं बना है, लेकिन मैं आपको जो एक्चुअल चीज था इसकी घटना में, इसके बारे में जो स्टडी किए हैं उसमें ये चीज लिखा रहता है। देखिए अब और क्या समानता और असमानता की हम बात कर रहे थे। तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन और जीनों की कार्य दक्षता की समानताएं विविध जीवों के निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। हमारी कोशिकाओं में जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, वो कैसे कार्य करते हैं और कैसे वो प्रोटीन बनाते हैं। तो किसी भी जीव में अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो सिस्टम एक जैसा है, सभी में जेनेटिक कोड एक जैसा, प्रोटीन संश्लेषण है सब एक जैसा। अभी पिछले क्लास में पढ़ाया हमने, पिछले चैप्टर में, तो हमने उस चैप्टर में ये तो नहीं पढ़ा कि ये प्रोटोजुआ का है, ये यूकेरियोट का है, ये हमारा है, ये पौधे का है, ये अमीबा का है, पर ऐसा तो नहीं पढ़ा ना हमने, सभी जीवों को एक जैसा पढ़ा। ये समानता है हम में और उनमें। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी तरह साझा वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती हैं। अब जैव रासायनिक समानताएं, क्या हमारे में ग्लूकोज अलग है? क्या अमीबा में अलग है? क्या हमारे लिपिड अलग है, उसके लिपिड अलग है? क्या डीएनए आरएनए, क्या उसका डीएनए आरएनए क्या अलग है? नहीं है, समानता है ना। पेड़ पौधों में, हम लोगों में, जीव जंतुओं में, ये हमारे पूर्वजों की समानता, हमारे पूर्वज एक जैसे थे, इस बात का इशारा करता है। जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी, तो संरचनात्मक समानताएं भी आपने देखी, समजात, समरूप, ये सब समानताएं आपने देखी ना। ऐसा है, मनुष्य ने पादपों एवं पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया तथा खेती और फसलें उगाई। देखिए, आज से करीब 10-12 हजार साल पहले मनुष्य ने खेती प्रारंभ की थी, और खेती एक जगह रुक के प्रारंभ करी थी आगे चल के। तो उससे लेकिन कई हजार साल पहले पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। सबसे पहले शायद कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद घोड़ा है, गाय है, इस टाइप की बकरी है, इनको भी पालतू बनाया गया। तो उपयोग के आधार पे धीरे धीरे जीव जंतुओं को पालतू बनाते चले गए। इन सघन प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी, जैसे कुत्ता, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से है। अब देखिए कि कुत्ता तो आप देखे हो, क्या कुत्ते आप सिर्फ एक ही प्रकार के देखे हो? नहीं, आपने सैकड़ों प्रकार के कुत्ते देखे हैं।
और कम से कम फोटो में इधर उधर तो देखे ही। कैसे तैयार हुई? तो कुत्तों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियों में प्रजनन करवा करवा करके नए प्रकार के कुत्ते पैदा किए गए, और ये अभी से नहीं हजारों सालों से हर प्रकार के जीव में लागू होता है कि इस तरह से कराई गई है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकता? तो आप देखिए कि मनुष्य ने पिछले 100 वर्षों में कुछ आधुनिक तरीकों को अपना करके जीव जंतुओं की नई नस्लें पैदा करने का कार्य शुरू किया है, लेकिन प्रकृति इस काम को लाखों वर्ष से कर रहा है, करोड़ों वर्ष से कर रहा है। तो वो नए नए प्रकार की नस्लें, नए नए प्रकार के जीव जंतु पैदा करते चले जा रहे हैं। प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में सलभों यानी मॉथ के संग्रह का है। ये देखिए अब आया उस बात को, वो जो हम पढ़े थे अभी, पेपर्ड मॉथ, सलभ मॉथ। मॉथ मतलब एक प्रकार का कीट है। कीट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, मॉथ है, बीटल्स है ना, फ्लाई है, मॉस्किटो है, कॉकरोच है। ये अलग अलग प्रकार के कीट हैं, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट हैं। मॉथ उनमें से एक है। जैसे कि आप सिल्क मॉथ जानिए, जो रेशम का कीड़ा है ना, वो सिल्क मॉथ है। वो भी एक प्रकार का इंसेक्ट है जिसका लार्वा जो है ना वो सिल्क बनाता है। शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि देखिए मॉथ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पहले औद्योगिकरण से पहले सफेद वाले ज्यादा थे, काले वाले कम थे। औद्योगिकरण हुआ, सब तरफ काला काला जमा, तो काले वाले बढ़ गए, सफेद वाले कम हुए। क्योंकि क्यों दिखते हैं, अपने शिकारी को दिखते हैं, इसलिए कम हुए। औद्योगिकरण शुरू होने से पूर्व अर्थात 1850 से पहले यदि संग्रह किया जाता तो पेड़ों पर श्वेत पंख वाले सलभ गहरे वर्ण के सलभों की अपेक्षा संख्या में अधिक होते, क्योंकि वो उजली सतह पे छुप जाते थे, काले वाले दिख जाते थे, तो खा लिए गए, कम हो गए। अब औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के सलभ अधिक संख्या में थे, अर्थात अनुपात उल्टा हो गया था। कारण मैंने बताया। इस प्रेक्षण का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया, किस प्रकार? औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और काली के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए। इस कारण सलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले सलभ तो बच गए और श्वेत सलभ नहीं बच पाए। श्वेत सलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे और इस कारण पृष्ठभूमि में श्वेत सलभ बच जाते थे और काले सलभ शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। लाइकेन के बारे में आपको पता होगा कि लाइकेन ज्यादातर श्वेत कलर के होते हैं और जिसके वातावरण में SO2, SO3, SO2 का प्रदूषण ज्यादा होता है वहां लाइकेन नहीं विकसित होते हैं। तो पहले औद्योगिकरण नहीं था, लाइकेन विकसित होते थे, सफेद वाले छूट जाते थे। औद्योगिकरण हुआ, लाइकेन विकसित नहीं हुआ, काले पड़ गए, सफेद वाले दिखने लग गए, इसलिए खा लिए गए। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं? ये प्रदूषित स्थानों में नहीं होते, विशेषकर जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है वहां पर तो नहीं होते हैं। इसलिए सलभ इनके छद्म आवरण में सुरक्षित रह पाते थे। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, अश्वेत यानी सफेद सलभों की संख्या कम थी। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा, उसकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे, किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। ये हालांकि लिखा है किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता, लेकिन होता तो है, विलुप्त तो होते हैं जीव। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं, जैसे डोडो है, डायनासोर है, विलुप्त हो गए हैं। लेकिन उनकी संतानों में से कोई ना कोई जीवित रहता है, इस टाइप का भी होता है। मतलब उनके अगली पीढ़ियों के या विकास किए हुए कोई ना कोई जीव धरती पे मिल जाते हैं, ऐसा है। जैसे डायनासोर से ही आपने देखा कि मगरमच्छ पैदा हुए, तो मगरमच्छ अभी जिंदा है, वैसा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार शाकनाशकों, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समयावधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। देखिए, जब हमने अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू किया तो कीटों ने
उन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कर ली और बाद में वो कीटनाशक काम करना बंद कर दिए। जैसे मान लो डीडीटी था, बीएचसी था, पहले अच्छे अच्छे मच्छर उससे मर जाते थे, आजकल मच्छर उससे नहीं मरते हैं क्योंकि वो प्रतिरोधकता पैदा कर लिए हैं। ऐसा ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित होती है, जिसके लिए हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयों को सुकेंद्रीय यूकेरियोटिक जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। तो जिस एंटीबायोटिक को खा के आज हम किसी बैक्टीरिया को मार पाए हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी संतानों को भी मार पाए, क्योंकि अगर उनकी संतानें बची तो फिर वो प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेती है, फिर वो नहीं मरेंगी। ठीक है, बहुत जल्दी ही, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों की समयावधि में ही प्रतिरोधक जीव या कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। बहुत जल्दी प्रतिरोधकता आ रही है, तो है ना। आप जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, जितने ज्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा प्रतिरोधकता उनमें उत्पन्न होते जा रही है और वो नहीं मर रहे हैं उनके प्रयोग से। यह एक मनोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। मानवोद्भवी मतलब मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ऐसा विकास का एक उदाहरण है। यह भी तो एक विकास है कि इंसेक्टिसाइड से प्रतिरोधी, कि एंटीबायोटिक से प्रतिरोधी कोई जीव विकसित हो रहा है, यह भी तो एक प्रकार का विकास है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है का मतलब है विकास हमको दिखता नहीं है होते हुए, वो धीरे धीरे हो रहा है। यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है, मतलब संभावना हो सकती कि वो होगा, जरूरी नहीं कि होगा, जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग, जन्य उत्परिवर्तन म्यूटेशन पर आधारित है। तो प्रकृति के संयोग मतलब ऐसा संयोग बनना चाहिए कि परिवर्तन हो। अवसरधारी घटना मतलब अवसर उत्पन्न हो और उस अवसर को भुला पाए, अवसर का प्रयोग कर पाए जीव जंतु। और जीवों में संयोग, जन्य उत्परिवर्तन म्यूटेशन, तो संयोग बस उसमें कोई उत्परिवर्तन हो जाए, कोई बदलाव आ जाए तो फिर वो बदलेगा, जरूरी नहीं कि हर बार बदलेगा। अवसर आएगा नहीं बदलेगा और कभी बदल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, ये डार्विन ने जो गैलापेगोस आइलैंड पे काम किया था, फिंच पक्षी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, आगे हम पढ़ेंगे। डार्विन ने गैलापेगोस आइलैंड ग्रुप पे काम किया था। 21 अलग अलग प्रकार के आइलैंड वहां पर थे, उनका समूह था। उसमें अलग अलग 21 प्रकार के हर द्वीप में ये फिंच पक्षी पाए जाते थे। और इन फिंच पक्षियों का अलग अलग द्वीपों में उसी में विशेष बात थी कि इनके चोंच के आकृति और आकार में थोड़ा थोड़ा अंतर था। और ये अंतर इस बात का इशारा करता है कि उस जगह में उनको भोजन जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पे ये अपने चोंचों का रूपांतरण कर रहे हैं और उसके आधार पे विकसित हुए हैं। ठीक है, तो अनुकूली विकिरण क्या है, ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, इसके बारे में हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।